तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने भाई पिछले वीडियो के कमेंट्स वगैरह पढ़े। खैर अभी तो नया चैनल है तो उतना कोई रीच आया नहीं है, बट जॉब का अकोमोडेशन का ये मैं कवर करने वाला हूँ बहुत जल्द। बट अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक मेरे हिसाब से था वो था कि कैनेडियन इमिग्रेशन और इंडियन इमिग्रेशन, इन दोनों पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं और कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये सब बताने के लिए आज भाई जिन भाई के साथ हम सब कुछ अभी कवर करेंगे, ये मेरा दोस्त है, इंडिया से परसों आया ये कनाडा, सितंबर इनटेक धर्म कॉलेज। तो ये आपसे सारा एक्सपीरियंस शेयर करेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आया था, इससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, जितने आपके मिथ्स है, जितने नेगेटिव वीडियोस है इंस्टाग्राम पे, जो भी है सब दूर करने के लिए आए हो। तो भाई बता कैसा एक्सपीरियंस है तेरा इंडियन इमिग्रेशन से लेकर कैनेडियन इमिग्रेशन का, पूरा एक ओवरव्यू दे। नहीं तो स्टार्टिंग में घुसती है तो हमारा चेक इन बैग वगैरह होता है। पहले ध्यान देना कि जो मैंने गलती करी थी, मैं एमिरेट्स की लाइन में खड़ा हो गया था जिसके अंदर मेरा 1 घंटा चला गया था। तुम लोग हमेशा पहले चेक इन देख लेना कि तुम कौन से चेक इन वाली लाइन में खड़े हो। सही कम तुम्हारी जो फ्लाइट है उसी के में खड़े हो या फिर कहीं और जाके खड़े हो, क्योंकि वरना टाइम वेस्ट होगा। दूसरा, जब तुम सिक्योरिटी के लिए जाओगे उससे पहले तुम्हारा होगा इमिग्रेशन। डायरेक्ट सिक्योरिटी नहीं होगा। इमिग्रेशन में तुम्हें देखना है पीछे खड़े होकर कि कौन सा वाला कुत्ता है और कौन सा वाला अच्छा है। क्योंकि कुछ लोग हो गए जो बिल्कुल ही अपनी जॉब को लेके बावले हो रखे होंगे, वो हर एक तरह के सवाल करेंगे, तुम्हें काउंटर करेंगे, सब कुछ करेंगे। और कुछ हो गए जो बस बैठे हैं वहाँ पे स्टैंप लगा के भेजने के लिए, धक्का मार के कि जाओ यार। तुम्हें उसके पास जाना है। तुम लाइन में खड़े हो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन से वाला कैसा है। जो कम बोल रहा है उसके पास जाना हाँ, है। हाँ ठीक जो है। थका हुआ ऑलरेडी, जो परेशान है अपनी जॉब से, उससे लो सैम आगे जाओगे, सिक्योरिटी होगा। ध्यान रखना, अगर लॉन्ग शूज पहन कर आओगे तो उतरवा देंगे। अच्छा। बेल्ट के अंदर अगर अपना बैग लगा कर आओगे तो उतरवा देंगे। तो पहले ही प्रिपेयर रहना, क्योंकि वो पूरा नंगा कर देंगे जो जो तुम्हें उनको कुछ भी लगेगा सस। मेरे बैग में बॉक्सेस थे इतने इतने ड्राई फ्रूट के, तो उन्होंने मुझे रोक लिया था कि और चेक तुम्हें बैग करवाया था में फिर क्या वो। है, बॉक्स क्या है, वो बॉक्स खोल के दिखाओ उसमें है क्या। हम्म। बट फिर वो लोग सही थे, उन्होंने बात करी, यहाँ आया तो आने दिया। फिर जब मैं कनाडा उतरा था, कितना टाइम लगा ओवरऑल इंडियन इमिग्रेशन पे? 4 घंटे लेकर चलो, क्योंकि क्या बाकी सजेस्ट स्टूडेंट्स भी करता है होते हैं। लोगों को फ्लाइट से कितनी देर पहले आना चाहिए एयरपोर्ट? जैसे मोस्टली लोग दिल्ली एयरपोर्ट से लेते हैं फ्लाइट या बॉम्बे एयरपोर्ट से लेते हैं, तो कितनी देर पहले आना मेरी चाहिए फ्लाइट फ्लाइट थी से? 11 बजे की। तो कितने मैं बजे गया छः था? बजे जा चुका था। तो मिल गई ना फ्लाइट हम्म। आराम से, 4-5 घंटे का गैप लेके और चलो। मैंने थोड़ी बेवकूफ़ी करी थी वो चेक इन वगैरह वाली। अच्छा हाँ, चेक इन बैग में तो कोई दिक्कत बट हुई वही थी। 4 घंटे पहले ही आओ, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कितने लोग आ रहे हैं वहाँ पे। पर कुछ लोग बोलते हैं कि 10-12 घंटे का गैप लेके चलो, उतना तो नहीं बोलेगा ना दस ना बारह ना, घंटे का 10 12 घंटे बैठे हुए तो फिर तुम लोगों को जान लोगे वहाँ पे। ठीक है, अब कैनेडियन इमिग्रेशन का बता, फ्लाइट से उतरने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा? तुम जैसी फ्लाइट से उतरोगे तो तुम्हें एक चेक पॉइंट कह लो, एक चेक पॉइंट पे तुम्हें 2 3 लोग खड़े मिलेंगे जो ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। वो ये बेसिकली बता रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है ना, जो पहली बार आया है, जो जिनका फर्स्ट टाइम फर्स्ट स्टूडेंट्स। टाइम है एज अ स्टूडेंट, वो इस तरफ जाओ और बाकी सीधा चले जाओ। हम्म। जो इस तरफ जाएंगे वो इमिग्रेशन वाले होंगे, उनका इमिग्रेशन का परमिट वगैरह वहाँ पे मिलेगा। हम्म। अब तुम्हें सबसे पहले ना अपनी डिक्लेरेशन करनी होती है। या तो तुम एडवांस डिक्लेरेशन करके रखो। एडवांस डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, कैसे करा एक था वो? ऐप होती है, तो क्या नाम था आपका? अराइव कैन। राइफ कैन। उसमें ना तुम्हारी डिक्लेरेशन साइन होती है कि तुम क्या क्या लेकर आ रहे हो, कब उतर रहे हो। तुम्हारे पासपोर्ट लेंगे वो, उसमें डॉक्यूमेंट पूरे ले लेंगे। अब तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें वहाँ पे जाके लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बड़ी सारी मशीनें होती हैं। हाँ, कियोस्क होते हैं छोटे हाँ, छोटे। तो या तो तुम वहाँ खड़े होकर अपना टाइम वेस्ट करो, या तो तुम पहले ही कर लो और वहाँ जाके तुम्हें सिर्फ डालना है कि हाँ। जब तुम डालेगा ना तो अपना नाम, अपना पासपोर्ट देगा उधर, तेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो तूने ऐप पे डाली थी। अच्छा। तुझे सीधा प्रिंट पे करना है, उसके अंदर एक कैमरा ऊपर जाएगा, तेरी फोटो वगैरह खींचेगा और तुझे स्लिप दे देगा। वैसे क्या क्या वो क्वेश्चन थे? स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्या क्या क्वेश्चन थे राइफ कैन के उसमें? कि तुम क्या क्या ला रहे हो, तुम फार्म में गए थे कभी किसी, अच्छा। तो तुम ला रहे हो कोई जानवर है, जिंदा है, मरा हुआ है, कोई एक्सटेंट स्पीशीज तो नहीं ला रहे जिससे कनाडा को खतरा हो। कितने डेज के लिए आ रहे हो? हाँ, सब मतलब बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो अपने लिए देख रहे होते हैं कि कुछ थ्रेट तो नहीं है कैनेडियन सिटीजन्स को तुमसे, कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं डिजीज ना लगे। हो, कोई हाँ, ऐसी चीज ना हो। कोई आउटब्रेक ना कर दो तुम वायरस ला के। उसके तो बाद? चेक कर दे रहे थे बेसिकली। अब तुम जब वो स्लिप ले लोगे, वो स्लिप लेके तुम्हें बिठा देंगे, क्योंकि मेरे टाइम पे बहुत भीड़ थी, अंधे बच्चे आ रखे थे। तुम गुरुद्वारे जाओगे तो लंगर में बंदे नहीं होंगे जितने वहाँ बैठे थे। फिर आएगा एक ऑफिसर, वो तुम्हारे साथ में स्टडी परमिट निकाल रहेगा जैसे ही तुम भरोगे। वो तुम्हारे ऐसे मान लो स्टडी परमिट है, घूमते घूमते नाम लेता रहेगा, और जो जो खड़े होते रहेंगे वो उसको ऐसे देख देख के बुलाता रहेगा। तुम्हारा स्टडी परमिट देगा, तुम्हें जाके कहेगा आगे लाइन में लग जाओ।
जो जिस लाइन में भेज रहा है वो है काउंटर्स, इमिग्रेशन ऑफिसर्स के। मेन पार्ट पे आ रहे हैं भाई। कैनेडियन इमिग्रेशन पे क्या होता है, सब लोगों को डर लगता है। मैंने इतनी वीडियोस देखी थी भाई आने से पहले कि कैनेडियन इमिग्रेशन पे डिपोर्ट कर देते हैं, वापस इंडिया भेज देते हैं, फालतू बोल देते हैं। तो भाई से पूछते हैं, उनसे क्या पूछा था, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कुछ पूछते नहीं है, पूछते हैं। अब इससे क्या पूछा, फिर मैं अभी एंड में अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। अभी इससे पूछते हैं इससे क्या पूछा गया कैनेडियन इमिग्रेशन पे, बताओ भाई। तो जब मैं गया लाइन में लगा, तो मैं देख रहा था कि क्या चल रहा है, और जहाँ तक मैंने देखा एक बंदे मेरे सामने, एक बंदे के उसने डॉक्यूमेंट्स लिए, बड़ी देर तक बात करी और कुछ पेन वेन लेके ऐसे ऐसे कर दिया। अब मुझे नहीं पता उसने इसको रिजेक्ट करा है क्या करा है, लेकिन उसको पूरा हाथ ऐसे खींचा और बाकियों के लिए वो ये नहीं कर रहे थे, बाकियों के लिए वो सिर्फ ऐसे करके लिख रहे थे उस पर कुछ। अच्छा। तो उसको देख के भी फट गई। मैं कहूँ भाई ये क्या हुआ है, या तो इसको भगाया या तो इसके साथ कुछ गलती हुआ है। हम्म, बट फिर मैं देख रहा था बाकी लोगों को भी ना थोड़ी तीन सवाल पूछ के भेज रहे थे, अच्छा। क्योंकि भीड़ बहुत थी वहाँ पे। अगर वो बैठ जाते एक एक से पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन करने, तो मैं वहाँ पे रात लग जाती क्या क्या आराम क्वेश्चन से। पूछे? यार, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो हाँ। मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। कुछ भी नहीं? मैं गया, मेरे से डॉक्यूमेंट्स लिए, मेरी शक्ल देखी, ऐसे लगाया, हैव अ गुड डे। चलो। और कुछ सुना किसी के क्वेश्चन को आसपास क्या पूछ रहे कि थे? यही पूछ रहे थे कि तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो और बैकग्राउंड क्या है। फिर काउंटर कर रहे थे सिर्फ बैकग्राउंड को लेके, कि तुम्हारा ये बैकग्राउंड है तो तुम ये क्यों कर रहे हो, और ये कर रहे हो तो तुम इंडिया में क्यों नहीं कर रहे। तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर आना चाहिए कि तुम्हारा जो फील्ड तुमने चूज करी है उसका क्या फ्यूचर है। तुम्हें बेसिकली लिंक करना आना चाहिए हम्म। कि तुम कनाडा से वहाँ लेकर जा रहे हो तो वहाँ तुम्हें ये फायदा होगा। तुम ये मत कहना कि मैं यहाँ करके यहाँ मजे उड़ा दूंगा। तुम्हें कहना मैं यहाँ करके इंडिया में रईस ज़्यादा बन जाऊंगा। मतलब वो एक रिलेशन बनाना है इंडिया में, बैक तुम्हारा टू कंट्री हमेशा का। एंड पॉइंट इंडिया होना चाहिए, हाँ। क्योंकि अगर तुमने कहीं दिखा दिया कि तुम्हारे इंडिया का कोई स्कोप ही नहीं है, वहीं से भगा देगा। मुझे समझ हम्म। आ जाएगा तुम रुकने आए हो यहाँ पे। तो भाई भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। अब भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा था कि ऐसे ही मैं भी अपना गया था अपना लगेज वगैरह लेके। मुझे ये चीज़ पहले से बता दी गई थी। अब भाई कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स होंगे इंटरनेशनल ट्रेवल में या किसी भी ट्रेवल में, क्योंकि बहुत सारे होते हैं भाई, पहले इतनी दूर रोज रोज तो कोई जाता नहीं है, कभी एक बार ही मौका लगता है लाइफ में। तो कोई आ रहा है तो पहले तो अपना फिगर आउट कर लेना कौन सा फ्लाइट का तुम्हारा डिपॉजिट वाला एरिया है, क्योंकि तुम गलत कहीं जगह पे लग गए तो फायदा नहीं है, दोबारा अपना टाइम लैप्स होगा। उसके बाद भाई इंडिया में बहुत इजी प्रोसेस होता है, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ज़्यादा। आपको पहले अपना इमिग्रेशन में जाना होगा, वही जो भाई ने बताया, अलग अलग बहुत बहुत लंबी लाइन होती है इंडियन इमिग्रेशन पे। ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पे, अलग अलग काउंटर पे जाओगे। मैं जब गया तो मुझसे कुछ नहीं पूछा था, लेकिन मेरे जो आगे बंदा था ना उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और वो ढंग से मुझे समझ नहीं आता। एक तो नेगेटिविटी इतनी है, वो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, क्यों जा रहे हो इंडिया छोड़ के, क्या ये कोर्स इंडिया में नहीं मिला आपको। बेसिक बेसिक आंसर है, बोल दो कि प्रैक्टिकल नॉलेज लेने जा रहा हूँ इंडिया, थोड़ा थियोरटिकल बेस्ड था, दैट्स इट। वो भाई ऐसे आपको बिना बात के रिजेक्ट नहीं करेंगे। रिजेक्शन के लिए उनको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए होगा। ऐसा नहीं होता अपने मूड के हिसाब से कर देंगे। मैंने बारी बार तो किसी को ऐसे रिजेक्ट होते देखा नहीं। वो कई बार क्वेश्चन उल्टे पुल्टे पूछ लेते हैं, बट आपको जवाब देना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। तो डरना मत। कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भाई, उनको यही नहीं पता होता वो कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं, बस कनाडा आना है भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है। थोड़ा इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए। अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हो। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट अगर आप आ रहे हो तो आपको इतना तो बोलना आना चाहिए कि आप आंसर दे सको। लोग फंबल कर जाते हैं। लोग बोल देते हैं, मैं कैनेडियन इमिग्रेशन पे लोग बोल देते हैं कि कनाडा में पीआर लेने आया हूँ, ऐसे ये सब थोड़ा ना बोलना होता है भाई। ये सब चुप, ये हिडन बात है, ये राज वाली बात है, ये नहीं बतानी होती सबको। ये पता है, हम सबको पता है हम क्या करने आए हैं। समझ रहे हो ना, सबको पता है, बट नहीं बताना। वहां पे क्यों बोलते हो? ठीक है। नेगेटिविटी दूर करना आया हूं मैं, तो मुझसे इंडियन इमिग्रेशन पे कुछ नहीं पूछा। सिक्योरिटी में गया, एक ट्रे देंगे बड़ी सी, सारे इलेक्ट्रॉनिक जितने लेके घूम रहे हो ना भाई, सारे जमा होंगे वहां पे। और मैं तो अपना थोड़ा व्लॉग वगैरह का सेटअप ला रखा था, तो मैं तो पूरी ट्रे भर दी थी, तो वो मेरे को थोड़ा टेढ़े मेढ़े लुक से देख रहे थे, बट किसी ने कुछ बोला नहीं। ज्वेलरी उतरवा लेंगे जितनी भी आपने पहन रखी होगी, मेटेलिक चीजें उतरवा लेंगे, बेल्ट भी उतरवा लेंगे, मेरे तो परफ्यूम भी निकलवा लिए थे। वो सब एक ट्रे में चेक करा था, बैग को आगे भेज दिया था, कर कुर के चेक करके। कोई मेरे पास ऐसा सामान नहीं था भाई। पावर बैंक जो होगा भाई 20,000 mAh से ज्यादा का मत लाना, वो थोड़ी लिमिट रहती है। वैसे 20,000 के भी शायद 2-3 अलाउड होते हैं, पर 20,000 की रेंज में से नीचे लाना। 20,000 के 2 ले आना, पर रेंज 30,000 40,000 mAh का मत उठा के ले आना। ठीक है। ये चीज एक ध्यान रखना। और क्या कहते हैं, उसके बाद आप वहां से फ्री हो जाओगे। इंडियन इमिग्रेशन पे आपका मेरा 3 साढ़े 3 घंटे गया था, मैं मेन टेक था। इसका 4-5 गया था। उन लोगों की बातों में बताना जो फ्लाइट के लिए एक दिन पहले आके बैठ जाते हैं, कुछ फायदा नहीं है। भाई बोर्डिंग ही शुरू नहीं होते, क्या करोगे बैठ के, बोर हो जाओगे। मैंने भी 1-1.5 घंटा वेट करा था। कनाडा आओगे, जब अपनी फ्लाइट से निकलोगे ना,
चलते चलते ही आपको दो चार लोग, मेरे इसके टाइम पे एक लोग था, मेरे टाइम पे दो तीन वॉलंटियर रहते हैं वहाँ पे, वो ऐसे हाथ हिला रहे होते हैं, वहाँ पे बोर्ड पकड़ रखा होता है फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट टाइम वाले उसमें जाओ, वेटिंग रहेगा बहुत लंबा, सितंबर इंटेक को, रोने के लिए तैयार रहो, बैठे रहना वहाँ पे, अपना सिम में एक्टिवेट कर लेना तब तक, उसकी भी सारी वीडियोस में ले आऊंगा क्या कैसे करना होता है, बट सिम में एक्टिवेट करके मस्त बातें करना घर वालों से जिससे भी करनी है, उनका पियर्सन एयरपोर्ट वालों का वाईफाई पेलना जितना पेलना है, टोरंटो एयरपोर्ट पे आ गया है, उसके बाद भाई वहां से उठना, आपको क्यू वगैरह में लगना होगा, और वहां से आपको लेके जाएंगे एक जगह पे, वहां पे एक लाइन होगी ऐसे जिगजैग सी, वहां पे जाओगे तो सेल्फ सर्विस कियोस्क होते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अराइव कैन ऐप यूज नहीं करा था, भाई ने आपको बताया, अराइव कैन ऐप यूज करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, वहां पे कुछ बेसिक क्वेश्चन सामने आएंगे, जो एक साल के लिए पढ़ने आ रहे हैं भाई वो 365 डेज डालना है कि आप कितने साल कितने डेज के लिए यहाँ कनाडा में हो, एक साल मतलब 365 डेज, अपना दिमाग मत लगाने लग जाना, सीधा 365 रख देना, भले ही आपका कोर्स 8 महीने का हो, सबका 8 महीने का होता है, 365 कर देना, एक साल के कोर्स कनाडा में 8 महीने के होते हैं, ठीक है, उसमें डिटेल्स भरोगे, एक स्लिप मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो स्लिप, और वही कैमरा से फोटो वोटो स्कैन होगी, उसके बाद वहाँ पे लोग आते हैं आपके स्टडी परमिट्स लेके, नेम कॉल आउट करते हैं आपके, जाओगे उसके बाद एक और लाइन में लोगे, कैनेडियन इमिग्रेशन इंडियन इमिग्रेशन जितनी बड़ी नहीं है, मेरे हिसाब से 4-5 ऑफिसर थे, अब मैं आपको अपना बताता हूँ, भाई से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे, भाई का लक बिल्कुल अपना लेके जेब में चल रहा था, भाई मेरा बिल्कुल लक नहीं था साथ में, मैं गया भाई, एक तो मैं थोड़ा क्या पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मेरे टाइम में लेडी ऑफिसर थी, तो मैं जाके उसको ऐसे कर दिया, पता नहीं मैंने क्यों करा, वो नेचुरली मुझसे हो गया, तो उसने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि आप क्या करने जा रहे हो, तो मैंने बोला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने जा रहा हूँ धर्म कॉलेज से, कह रही इंडिया में नहीं होता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैंने कहा होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता, कह रही इंडिया से क्यों नहीं करा, मैंने बोला इंडिया का बहुत थ्योरी बेस्ड करिकुलम रहता है, मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए था, क्योंकि मैं टेक्निकल नॉलेज ले चुका हूँ अपनी कंट्री में, क्योंकि मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है, तो उसने मुझे बोला लेकिन आप ये नॉलेज इंडिया में भी तो ले सकते थे, इंडिया में इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है आजकल, मैंने कहा उनमें एडमिशन मिलना ही उतना हार्ड है, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या कनाडा में एडमिशन मिलना ईजी है, मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं बोला ईजी है, बट दोनों तरफ कंपटीशन ज्यादा था, पैसे वहां भी बहुत ज्यादा थे, जितना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है उतना ही वहाँ पे इंडिया में भी एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे भी उतनी एक्सपेंसिव थे, बट मुझे प्रैक्टिकल पढ़ाई चाहिए थी, मुझे थ्योरी बेस्ड नहीं चाहिए थी, उसने मुझसे ये सब पूछा, स्टैंप लगाई और बोला अपनी जर्नी एंजॉय करना कनाडा में, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करना, मुझे उसने बेस्ट विशेष दी, मैंने कुछ वैसा फेस नहीं करा कि वो डिपोर्ट कर देते हैं, मैंने लोगों को फंबल करते भाई के साथ देखा, भाई ने पेन वाली चीज, पर वो भी श्योर नहीं है, उसने ये नहीं बोला उसका कैंसिल हुआ है, उसने बोला उसको नहीं पता, मेरे टाइम पे एक भी बंदा ऐसा नहीं था भाई जिसको डिपोर्ट कर रहे थे, हाँ भाई अब आप जाके बोल दो, इंग्लिश नहीं बोल पाओगे बिल्कुल भी, या मुझे उसको, इनफैक्ट एक केस हुआ था जिसके अंदर एक लड़का था, उससे पूछा कि इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, उसने कहा नहीं हिंदी में, उसको हिंदी में लेके गए, उससे पूरी देर तक हिंदी में बात करके लास्ट में उसको कहते कि अगर तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो तुम इंग्लिश वाले देश में ही आए हो। हाँ वो एक पॉइंट है भाई, ये सही पॉइंट है, वो अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कनाडा के, भाई मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब, अकोमोडेशन, जितनी चीजें ढूंढनी है ना, सब कुछ इंग्लिश में होता है, हिंदी में कुछ नहीं होता इस कंट्री में, मैं पार्ट टाइम जॉब में रोज, भाई मैं अपनी जॉब करता हूँ, मैं रोज 100-150 कस्टमर से डील करता हूँ, सारे इंग्लिश बोलते हैं, कोई हिंदी नहीं बोलता मेरे यहाँ पे आके, तो अगर आप जाके ऑफिसर को ये बोलने वाले हो कि मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश में नहीं हूँ, या बोलने वाले हो कि जी आई एम हेयर फॉर परमानेंट रेजिडेंस, तो ये सब तो भाई काम नहीं चलेगा, ये सब नहीं बोलना है, सीधा बोलने का कि पढ़ने आया हूँ, और अपने टाइज अपनी कंट्री से दिखानी है कि मैं पढ़ने के बाद वापस चला जाऊंगा, बिकॉज आई एम अ सिंगल चाइल्ड, या इंडिया का जो वो जो जॉब मार्केट है इट इज एवर इवॉल्विंग, बहुत ग्रो कर रहा है, इंडिया का जीडीपी बहुत स्ट्रांग है, मैं बस पढ़ाई करने आया हूँ, इंडिया जाके मेरा बिजनेस है मैं वो सब संभालूंगा, दैट्स इट, क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, डर रहे हो, ऐसे कांप रहे हो, ऐसे खड़े होकर, तो फिर तो वो पूछ ही लेंगे, उनको तो काम है वो सब करना, इमिग्रेशन ऑफिसर ही एक तरह से आपको परमिट दे रहा है उस कंट्री में आके पढ़ने का, फाइनल परमिट, आपका जितना भी वीजा एप्लीकेशन रहता है उसमें लिखा होता है कि फाइनल डिसीजन एयरपोर्ट पे होगा, ठीक है, उतना सीरियस नहीं होता, बट आप उसको सीरियस बना दोगे अगर आप उसको कॉम्प्लिकेट करोगे, तो मैंने पूरा कवर कर लिया कैसा प्रोसेस रहता है, कितना, कनाडा इमिग्रेशन में मेरे को 3 घंटे लगे थे, तेरे को कितना घंटा लगा था? कनाडा के अंदर ना, अगर मैं अपना सिन नंबर, क्योंकि मैंने कनाडा के एयरपोर्ट पे भाई सिन नंबर ले लिया था, एक चीज तो हम भूल ही गए, भाई बताओ अपना। मैंने जब इमिग्रेशन करा, मेरा इमिग्रेशन का वो स्टैंप लगा, मैं अपने बैग लेने गया था, तो बैग लेते वक्त ना सामने एक लाइन लगी हुई थी हमें बच्चों की, मैंने कहा पता नहीं क्यों खड़े हैं, हम्म। और मुझे पता था मेरी फ्लाइट के बच्चे हैं वो सारे, और इतने सारे अगर एक साथ लाइन में खड़े हुए हैं तो कुछ तो होगा, तो मैं भी जाके लाइन में लग गया देखने के लिए कि क्या है वहाँ पे, तो वहाँ पे ना एक कैनेडियन ऑफिसर आया कोई, उसने आके हम सबको कहा कि कोने में आ जाओ, और मुझे पता तो था ही चल गया है, मेरे को पहले मैंने थोड़ा सोचा कि क्या हो रहा है भाई, ये कोने भाई में क्यों डर लेके गया आ रहे हैं। पहले तो कि कहीं डिपोर्ट ना कर दे फाइनल स्टेज में से। मैं कोने में लेके गए हम लोगों को, तो उन्होंने कहा कि ये फॉर्म देंगे एक, इस फॉर्म के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है,
जो तुम्हें फिल करनी है। मेरे को अभी भी नहीं पता वो फॉर्म किस लिए है, पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पे क्योंकि बाकी लोग भी खड़े हैं। बाद में चलो वो सिन के लिए था। जिस फॉर्म के अंदर तुमसे क्या इन्फॉर्मेशन लेगी, पहले एप्लीकेंट नेम, फुल नेम, ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम्हें फुल नेम डालना, फुल नेम डालो, पहला नाम डालना, पहला नाम डालो। नेक्स्ट आएगा दोनों पेरेंट्स के नेम, दोनों पेरेंट्स के नेम। पहले फर्स्ट नेम, फिर सरनेम, फिर फर्स्ट नेम, फिर सरनेम। ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारा पहला पेरेंट है अगर सिर्फ एक ही है तो एक डालो, खत्म कर दो, दूसरा मत डालो। क्योंकि मेरे सामने एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, अगर तुम्हारे दोनों है तो मम्मी का वो सरनेम डालना है जो बर्थ के टाइम पे था। अच्छा। मान लो जैसे तुम्हारी मम्मी है एक्स, उनका सरनेम था सेक्सी वालिया, ठीक है। सेक्सी वाली है। तो अब उनका जो सरनेम है प्रेजेंट है, लेट्स से शर्मा है, एक्स शर्मा, वो नहीं लिखना तुम्हें, तुम्हें पास वाला लिखना जो उनके बर्थ के टाइम पे था। बर्थ के टाइम वाला सरनेम लिखना भाई, मदर का जो है, फादर का नहीं, मदर का। और जो मेरे सिख भाई बहन है उनके लिए सिंह कौर नहीं यूज कर सकते तुम लोग, क्या नहीं कर सकते? सिंह और कौर यूज नहीं कर सकते तुम लोग क्यों? वहाँ पे, क्योंकि सबके सिंह और कौर नेम होते हैं। अच्छा। तो तुम्हें अपना सरनेम यूज करना है, जो तुम्हारा थर्ड सरनेम, जो तुम सबका सरनेम होगा ये। अगर तुम्हारा सरनेम नहीं है, सिर्फ सिंह और कौर है, तो तुम लिख सकते हो, लेकिन वो तुम्हें फोर्स करेगा कि तुम ना ही लिखो। उसके पीछे एक रीज़न है, ये नहीं है कि वो रेसिस्ट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके ही थ्रू तुम्हारे लिए क्वेश्चंस बनेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चंस। और हाँ। अगर सबके सिंह और कौर हो गए तो बहुत इजी होगा तुम्हारे अकाउंट्स को हैक करना। तो इसलिए वो बहुत एम्फेसाइज करेगी तुम्हें कि तुम लोग अपना सरनेम यूज़ करो जो थोड़ा डिफिकल्ट हो बाकियों से, ऐसा। और फिर क्या है, तुम्हें लाइन में खड़े रहना है, काउंटर की एक लाइन होगी, उस काउंटर पे जाके तुम्हें वो देना है। उसमें तुम्हें सिर्फ वो एक पेपर देंगे जिसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी तुम्हारे डेटा को लेके। तुम्हारी डेटा आगे फेडरल FBI में यूज़ होगा क्योंकि उनके पास एक्सेस है। अगर तुम नहीं देना चाहते तो भग जाओ। देना तो पड़ेगा ही, वही वो तो उनको कंट्री वो अपने हिसाब से करेंगे, और एड्रेस भी लिखना होता है आपको मेरे हिसाब से अपना, जहाँ पे आप स्टे करने वाले हो, जहाँ होने वाला है। तो भाई एक चीज हमेशा याद रखना, सिन नंबर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कनाडा में। पार्ट टाइम जॉब करनी है, यू नीड सिन नंबर। आपका जो सोशल इंश्योरेंस नंबर होता है, ये आपकी आइडेंटिटी होती है कनाडा में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको सबसे पहले लेनी है कनाडा आके। तो इफ यू आर कमिंग ऑन वीकडेज पे आ रहे हो तो इसकी तरह एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। मैं आया था संडे को, तो सिम नंबर इज नॉट अवेलेबल ऑन वीकेंड्स, एयरपोर्ट पे नहीं मिलता वीकेंड से, मुझे नहीं मिला था ये जो सर्विस था। तो मुझे जाके यहाँ ओशवा में अपना, जहाँ पे मैं रहता हूँ, ऑफिस जाके वीकडे के अंदर लेके आना पड़ा था। टाइम नहीं लगा था, बट मैं बता रहा हूँ, अगर आप एयरपोर्ट पे हो तो हाथ कैब लेके आओ, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करोगे तो वो सिम नंबर मांगेंगे सेलेक्ट होते ही। जितना लेट करोगे उतना लेट आपकी ऑन बोर्डिंग होगी। तो बस यही मेन जो कंपोनेंट्स हैं हमको कवर करने थे। मेरा मोटिव ये था कि नेगेटिविटी फैलाना बंद करो। नहीं हो रहा कोई डिपोर्ट यहाँ से, कनाडा से, इमिग्रेशन से, कॉन्फिडेंट रहो। बेसिक अपने आप को, बस आपको प्रूव करके दिखाना है कि आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ के वापस चले जाओगे, दैट्स इट। मत यूट्यूब वीडियोस देखो, मत पढ़ो इन चक्करों में, बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हो मस्त, और एकदम आओ चिल करो यहाँ पे कनाडा के बेसिकली अंदर। ऑथेंटिक रहना चाहिए, हाँ। तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक होने चाहिए। तुम्हारे कुछ फ्रॉड लेकर आ रहे हो तो मत करो, कोई फायदा नहीं है। अगर फ्रॉड करना ही है तो फिर प्रॉपर करो, बॉर्डर के नीचे आओ, जो हम नहीं कह रहे करने को। हाँ। लेकिन आ रहे हो तो फिर ढंग से आओ। और भाई क्योंकि हम, अगर उन्होंने पकड़ा तो तुम्हें सिर्फ इंडिया नहीं भेजेंगे, अगर फ्रॉड के साथ पकड़ा तो वो तुम्हें अंदर भी रखेंगे। इतने आराम से नहीं जाने देने वाले। जाने तब देते हैं जब वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे। अगर तुम उल्टे सीधे काम से आ रहे हो ना, फिर तुम्हें धोएंगे अच्छे से। भाई हम पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी है, अभी उसको कवर नहीं करेंगे, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। किसी को अगर चाहिए हो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, वैसे इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, तो हम बता देंगे। अपना मेन वही, अपना ऑफर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, वो जो वीजा के सारे फॉर्म्स होते हैं, आपके पासपोर्ट, ये जो इंडिया में आपकी जितनी आइडेंटिटी थी, आपका ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट, आपका मेडिकल, ये जो बेसिक बेसिक चीजें होती है, ट्रांसक्रिप्ट, सब कुछ, ये सारी चीजें लेके आनी होती है। मैं उसको इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक लंबा है छेड़ने वाला। हम बना सकते हैं, हमारे हाथ में है, भाई ने तो पूरा ऐसे लेबल वेबल कर रखा है सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो वो उसकी टेंशन मतलब हम बना देंगे, चाहिए होगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे भाई कोई देख रहा है तो बताना अगला वीडियो को किस टॉपिक पे चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि जॉब के ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं कनाडा में आया था भाई, लोगों को लगता है जॉब नहीं मिलती, मैंने 15 दिन में 3 जॉब निकाल ली थी मेन टेक के अंदर। बस मेन टेक में जॉब्स होती है, मुझे पता है, सितंबर इनटेक में सबसे ज्यादा जॉब्स होती है। जितने भी आ रहे हो जॉब की टेंशन मत लो, मैं पूरा आपको गाइड करूंगा जॉब कैसे मिलती है, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह इस वीडियो को एंड करते हैं और अगली वीडियो बनाएंगे और मिलेंगे आप सबसे दोबारा।